हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे फ्रिक्शन में आगे का पोर्शन, ठीक है। और आगे के पोर्शन की अगर बात करें तो उसके पहले पीछे का पोर्शन अगर देखें तो हम नॉर्मली फ्रिक्शन के बारे में बात किए थे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात किए थे। आज हम देखेंगे अपना काइनेटिक फ्रिक्शन का पोर्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा लेक्चर होने वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। इसकी बेसिक्स को जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हम ये देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कब आता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के पास एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे समझिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है। एक बार ज़रा इसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए बात ये हो रही है कि मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक इसके ऊपर रखा गया है जिसका मास m है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, और अगर ये मूव करने लगा, अगर ये मूव करने लगा तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये नाम दे देंगे। ये कब होगा, जब हम फोर्स अप्लाई किए और ये ब्लॉक मूव करने लगा तो हो जाएगा। अब दूसरी बात ये होती है कि काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता था, यही है अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं लेकिन ये रेस्ट पे ही रहे। किस पे है, रेस्ट पे ही रहे, तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसी को बोला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरी तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए ये तो एक ही ब्लॉक था, एक ब्लॉक अगर इसके ऊपर हो, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो हमें इनके बीच में देखना है कि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, अगर एक साथ दोनों मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता है ब्लॉक्स के बीच में तो भी का स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, एक ब्लॉक ये है, हम यहाँ वाले फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो अब बात हो रही है कि यहाँ वाले फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी सपोज कर लीजिए v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इस टाइम हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन है। क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो अगर रिलेटिव मोशन भी प्रेजेंट होता है तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, और अगर हम नॉर्मली बोलें कि ये बॉडी मूव कर रही होती है तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। तो बातों को समझिएगा, आप केवल ये नहीं बोल सकते कि दो ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है, नहीं, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर ये हो लेकिन ये रेस्ट में हो। तो जब रेस्ट में होगा तो इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फिर नहीं होगा, उस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और हो सकता है कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, मतलब ये मूव कर रहा है और इसके ऊपर ये मूव कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है। और अगर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होगा तो उस टाइम हम बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने मेन पोर्शन पे जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए हम बोलते हैं कि अगर रिलेटिव मोशन हो, अगर रिलेटिव मोशन हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन,
देयर इज रिलेटिव मोशन। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, उपस्थित है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा ये रिलेटिव मोशन का ये भी अपोज करेगा, तो हम बोलेंगे अपोजेस रिलेटिव मोशन, अपोजेस रिलेटिव मोशन, मतलब ये रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। एक तो बात ये हो गई। थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया, अगर एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिर ये चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ये चीज़ें समझिएगा कि अगर रिलेटिव मोशन है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, और रिलेटिव मोशन अगर हुआ तो वहाँ पे ये अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है। एक बात आप और समझिएगा, हम इसको बोलेंगे इट इज़ ईजियर टू कीप अ body moving. It is easier to keep a body moving than to make it move, to make it motion, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जरा इस चीज़ को समझिएगा। देखिए अगर एक बार बॉडी मूव करना शुरू कर दी तो ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये उसके मोशन में फिर हेल्प करने लगता है। ठीक है, मतलब ये चाहता है कि अब तुम मूव कर रहे हो ना, तो तुम मूव ही करते रहो। बात समझ में आ रही है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मूविंग में हेल्प करना शुरू कर देता है जब वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। ज़रा अब देखते हैं कुछ और बातें। अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर होगा किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, और एक केस आएगा जहाँ पर दोनों बराबर होंगे, एक केस ऐसा होगा जहाँ पर दोनों बराबर होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से या तो बड़ा होगा या तो उससे बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट से इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा यानी कि FL, जो FL होगा वो हमेशा FK से बड़ा होगा। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होगा। ये बात ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, ज़रा उनको समझें अपन। हम अब देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, लेकिन जब बॉडी मूव करना शुरू कर दी तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा। तो फिर इस तरीके का ग्राफ किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, किस तरीके से बनेगा, ज़रा उसको अपन समझते हैं। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो हमेशा लेस होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो एक नोट आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन is always less than limiting friction force। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज, आप यहाँ फोर्स लिख लीजिए, इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, आप ये बोलेंगे। ठीक है, जो बातें हम आपको समझाए थे कि जो FL होगा वो हमेशा FK से बड़ा होगा, कहने का मतलब यही था। अब हम देखेंगे ग्राफ। आप एक चीज़ और देखिए, अगर हम बात करें FL की, तो FL जो होता था वो आपका क्या होता था, FL जो होता था वो μs, यहाँ पे मैक्सिमम
इंटू एन ये होता था। जो एफ के होता है वो आपका होता है म्यू के इंटू एन, ठीक है। ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ग्राफ देख रहे हैं। अब एक ग्राफ ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ से आप ये समझ जाएंगे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्यों कम होता है, आप ये समझ जाएंगे। देखिए, ये हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये फोर्स की तरफ है, फोर्स बताएगा। और ये फोर्स कौन सा है? अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो ये फोर्स दे रखा है, ठीक है। और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये है। यानी कि यहाँ पे F की बात हो रही है फ्रिक्शन फोर्स की, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स यानी कि ये F की बात हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आपने देखा था कि जो F एक्सटर्नल होता है, अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो साथ में जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये भी बढ़ते चले जाता है, ठीक है। ये भी बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू थी, ठीक है, और उससे अगर कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये भी अपने फोर्स को कम करके इसके बराबर कर लेता है। अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तो ये भी साथ में बढ़ जाता है। ऐसा हमने देखा था। एक लास्ट कंडीशन आती है जहाँ पे इसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वो तब होता है जब इसको भी अपन मैक्सिमम लगा दें, मतलब इसके बराबर लगा दें, ठीक है, तो उस टाइम। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर इसकी औकात से ज़्यादा अगर फोर्स लगा देते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा देते हैं, उस टाइम बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है। और जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू हो गई तो एफ के प्लेस पे जो आता है वो एफ के आ जाता है, ठीक है। और जो एफ की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और जब एफ के आता है तो वहीं पे वैल्यू कम हो जाती है, किसकी? फ्रिक्शन फोर्स की, ठीक है। तो ज़रा अब इसी चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम फोर्स ऐसे बढ़ाते चले गए, तो फोर्स मान लीजिए कि यहाँ तक आए हम, ठीक है, फोर्स हम लेके यहाँ तक आए, फिर आगे हम चले गए, और चले कहाँ तक गए? अपने लिमिटिंग तक, मतलब एकदम मैक्सिमम यहाँ तक हम गए। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका FL है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अब नहीं जाएगा, ठीक है। FL का मतलब फिर क्या हो जाएगा? म्यू S इंटू एन, ये आ गया। लेकिन अब देखेंगे कि इसके बाद की कंडीशन आएगी, बॉडी चलना शुरू कर देती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले प्लेस के बाद बॉडी चलना शुरू कर देती है। मतलब आप इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया था F एक्सटर्नल, वो एकदम से इसके मैक्सिमम जितना ये है इतना ये कर दिया। लेकिन अगर अब थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दें, अगर बढ़ा दें तो अचानक से आप देखेंगे कि जो ऐसे था ना ये तुरंत कम हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम, तो ये हम बोलेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और फोर्स लगाए तो तुरंत क्या होता है? बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, और जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू करती है तो वहाँ पे आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि तुरंत एफ के आ जाता है, और एफ के की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन, ये होती है। बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होता है। और ये जो आपका अब दिखने लगा, ये आपका कौन सा है? ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन
या फोर्स लिख दें या काइनेटिक फ्रिक्शन का केस आ जाता है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब जरा यहाँ पे कुछ चीज़ों को और देखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे जो बनेगा, चलिए इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये जो फोर्स होता है, मतलब आपने ये जो फोर्स लगाया है, इस फोर्स को बोल सकते हैं ब्रेक अवे। क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मतलब ये जो फोर्स लगता है, मतलब इतना अगर फोर्स अपन लगा देते हैं तो ये फोर्स बॉडी को चलाने में हेल्प करने लगता है। ठीक है, बॉडी को चलाना शुरू कर देता है। तो ये तो कुछ बातें थी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के ग्राफ और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के ग्राफ की। आप ज़रा एक बार अच्छे से फिर से इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आता है, एक समय इस जो ये है ना, वो ये टॉप कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ग्राफ बाद में थोड़ा ऐसा हो गया है, इसको आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, एक समय ऐसा आता है जब ये अपने मैक्सिमम पे होता है, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का केस आ जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अगर फोर्स उससे ज़्यादा लगा दिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से आप थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो बॉडी तुरंत चलना शुरू कर देती है, और जैसे ही बॉडी चलना शुरू कर देती है वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा देखेंगे तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा कम ही होगा। तो ये कम हो गया, और उसके बाद हमने देखा था कि ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। बात पल्ले पड़ी। तो ये कुछ बातें थीं जो आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, अब चलिए, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो अब हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सी चीज़ें आपको कुछ और बताएंगे। देखिए, इसके जैसे ही हमारा फ्रिक्शन का पार्ट ख़त्म होता है तो हम एनसीईआरटी के जितने फ्रिक्शन के क्वेश्चन हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, सारे हम आपको पहले डिस्कस कराएंगे। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो फ्रिक्शन के हों। उसके बाद जब हम सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर आपको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हैं, उन सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे कि जैसे जैसे पार्ट हमारा ख़त्म होगा वैसे वैसे आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और तुरंत कर लेंगे, आप देर नहीं लगाएंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ज़रा इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको सीखना होता है। देखिए, जैसे ये कोई ब्लॉक है और ये आपका 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, F, क्या अप्लाई किया है? F। अब ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे बस फ्रिक्शन के बारे में बोला, एक ही दिया है, म्यू के म्यूस बाद में देगा। मतलब अभी नॉर्मली बोल रहा है ना कि जो जिस ग्राउंड के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर इस ब्लॉक को आप धकेल रहे हैं, आप पुश या पुल कर रहे हैं, उसका जो फ्रिक्शन है वो आपको बस एक ही दिया है, 0.3। जब एफ के और एफ एस देगा अलग अलग तो वहाँ का केस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये गिवन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये आपने फोर्स अप्लाई किया है, मतलब ये एफ एक्सटर्नल है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, और ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमें केवल दिया होगा कि ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहा है कि आप 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे ये बोल रहा है कि आप इनकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इनकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, चलिए ज़रा यहाँ से अब चीज़ों को पहले समझते हैं। ठीक है, इसका FBD बनाते हैं, तो यहाँ पर बनेगा FBD। ठीक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। कितने kg का? 10 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर सारे फोर्स आप जितने उस सभी को रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो, आप
इसके ऊपर ये एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F, तो आप ये लगा दो इधर की तरफ F, ठीक है। जब आप इसको इधर की तरफ धक्का देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स F लग गया। तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लग गया, अपोजिट डायरेक्शन यानी F इधर की तरफ। इसके ऊपर आप देखेंगे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा mg, तो ये लगेगा 10g, या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 न्यूटन, ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स, आप सबको पता है ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स ये लगेगा। यहाँ पे हम देखेंगे इनको, ठीक है, इनको अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पे कि F तो बाद में देखा जाएगा, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो उसके पहले N देखिए, N की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन के बराबर है, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ये और ये फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे N से N काटना नहीं है, न्यूटन है या नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। आगे देखिए, हम बात करने जा रहे हैं F की, तो F क्या होता है, म्यू इंटू N होता है। म्यू की वैल्यू 0.3 दे रखी है, N की वैल्यू दे रखी है आपको 100 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30 न्यूटन। तो जो आपके F की वैल्यू है वो 30 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो 10 न्यूटन कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, 30 न्यूटन। तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन। ये आपको दिख रहा है कि जब ब्लॉक नहीं मूव कर रहा होता है, जब ब्लॉक मूव नहीं करता है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। अगर आप 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो वो भी फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन ही लगता है, ये आपको पता है। अगर ये लगता है इतना, तो अब देखिए F माइनस F, अगर F इक्वल्स टू एम ए होता है तो ये कुछ होता है F नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसा कुछ होता है। F माइनस F, तो F माइनस F इज इक्वल्स टू एम ए, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F माइनस F अपॉन M, ये आ जाएगा F माइनस F अपॉन M, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, M से डिवाइड कर दीजिए, F माइनस F अपॉन M, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, F की वैल्यू कितनी है, कैपिटल F की वैल्यू यहाँ से, तो हाँ F की वैल्यू 10 दे रखी है। आप फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 10, तो 10 में से 10 निकालेंगे 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, सॉरी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा है ना, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अब देखिए दूसरा दिया है कि हम इस ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग कितना सकता है, 30 न्यूटन, लेकिन हम अप्लाई कितना कर रहे हैं, 20 न्यूटन, तो ये 30 न्यूटन नहीं लगाएगा, ये भी कितना लगाएगा, 20 न्यूटन ही लगाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 न्यूटन लगाएगा तो ये भी और ये दोनों वैल्यू सेम है, आप पुट करेंगे F की वैल्यू 20, F की वैल्यू 20, तो 20 माइनस 20 0, 0 अपॉन समथिंग 0, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब बोल रहा है कि आप 50 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हैं, 50 न्यूटन। अब देखिए मैक्सिमम ये कितना लग सकता था, 30 न्यूटन, लेकिन आपने कितना अप्लाई कर दिया, 50 न्यूटन, तो आपने ज़्यादा कर दिया ना। तो इस बार ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर F जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, मतलब अब कितना लगेगा, 30 न्यूटन। ये बात समझ में आ रही है। अगर आप इसके ऊपर 50 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी औकात से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये अपने मैक्सिमम पे लगेगा, और मैक्सिमम इसका कितना है, 30 न्यूटन, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन देखना है, तो एक्सेलरेशन क्या है, F माइनस F, मतलब ये वाला F, तो आप ऐसे लिख दीजिए F माइनस F की वैल्यू ये 30 न्यूटन, तो ये 30 न्यूटन अपॉन M, M कितना है, 10 न्यूटन, सॉरी 10 किलोग्राम, तो ये, तो अब आप यहाँ से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50 में से 30 निकलेगा 20, 20/10 यानी कि आ गया 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब कि अगर इस ब्लॉक के ऊपर आप 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं
तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो ब्लॉक है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। इतनी बात ठीक है। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब थोड़ा आगे ध्यान दीजिए, और इसको भी हटा देते हैं यार। आप समझ गए बात को, इसको भी हटाते हैं। अब देखिए, आपने कितना अप्लाई कर दिया 80 न्यूटन, लेकिन ये मैक्सिमम कितना लग सकता है 30 न्यूटन, तो ये लगेगा, हाँ बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, तो F माइनस यानी कि 80 माइनस 30 अपॉन मास कितना है 10, मास कितना है 10, तो ये बचा कितना 80 में से 30, तो 50 अपॉन 10, यानी कट करेंगे तो 0 से 0 आ गया 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि ये अगर इस बॉडी के ऊपर आप 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा। मतलब ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी। कुछ बात समझ में आ गई? तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप इन चीज़ों को अगर थोड़ी बहुत फिर से दिक्कत अगर लगती है आपको, जो कि लगनी नहीं चाहिए, तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स करिएगा और एक बार और देखिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, अच्छा फिर भी नहीं समझ में आता है, ये केस हो ही नहीं सकता है। अगर ये कब नहीं हो सकता है, अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स अटेंड किए हों, सारे लेक्चर अगर आपने देखा हो, तो फिर इन क्वेश्चंस को करने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। और आप देखेंगे कि अगर हम इस हिसाब से पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। ठीक है, और देखिए हमारा मेन फोकस अभी आपको और कुछ कराना नहीं है, हम केवल और केवल एनसीईआरटी कवर करते चलेंगे। मतलब इतना देखो, बहुत ज़्यादा लेवल अपना उठाएंगे नहीं। ठीक है, हमें एनसीईआरटी तक रखना है और इतना पढ़ना है कि कम से कम हमारा एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसका भी हो जाएगा, लेकिन उसका कब होगा, जब आपका एनसीईआरटी पूरा के पहले कवर हो जाए, और कवर करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार कुछ ऐसा दिया गया है कि एक ब्लॉक ये है जिसका मास आपको दिया गया है 5 kg। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है वो दिया गया है 0.1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, जो इससे 30 डिग्री पर है, कितने 37 डिग्री पे है, 37 डिग्री पे है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये ब्लॉक जो है वो कितने से एक्सेलरेट करेगा, ये जो ब्लॉक है वो कितने से एक्सेलरेट करेगा। क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है 5 kg का, 37 डिग्री पर एक 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे है, ये कॉपी है, आप इस कॉपी को ऐसे ना खींच के आप इस कॉपी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हैं किसी एंगल पे, जो ये सरफेस के एलोंग सरफेस से आप किसी एंगल पर ऐसे एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो बॉडी है वो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी। कहने का मतलब है कि हमें ए बताना है। ठीक है, अब इसका FVD बनेगा। FVD कैसे बनेगा, आपको आता है कैसे बनेगा, कि अगर ये 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक तो इसका कंपोनेंट ये होता है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे की अगर बात की जाए तो यहीं पे FVD अगर बनाएं तो एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, ये तो इसका एक कोफिशिएंट था, दूसरा ये आपका एक नॉर्मल भी होता है। ठीक है, तो अगर FVD की बात की जाए तो आप ध्यान से फिर से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसे है। ठीक है, ये आपका 50 न्यूटन है, ये 37 डिग्री का एंगल है, तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट आपका ये हो गया। ठीक है, अगर ये 50 है तो ये आपका क्या होता था 50 cos 37, क्योंकि थीटा के साथ क्या होता है cos थीटा, ये आपको पता है। दूसरे की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा 50 sin 37,
क्योंकि दूसरे साइड क्या होता है फिर साइन थीटा होता है। ये तो अभी हम इसका कंपोनेंट किए हैं कि इसका एक कंपोनेंट ये है दूसरा ये है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर ये 5 है तो लगेगा 5G, यानी इसको बोल सकते हैं 50 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। तो एक और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये तो इसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, आगे अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दे दिया है, यानी रफ सरफेस है, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ये लगा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसकी अब कोई ज़रूरत तो है नहीं, ख़त्म। एक इधर लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 50 sin 37 ये लग रहा है, प्लस नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दो ऊपर और एक नीचे, और दोनों आपस में क्यों बराबर होंगे, ना तो ब्लॉक ऊपर उठ रहा है ना तो नीचे, ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं उठ रहा है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 50 न्यूटन, ये 50 इज इक्वल्स टू नीचे कितना 50 ऊपर कितना ये। तो अब देखिए यहाँ पे 50 sin 37 की वैल्यू, एक बार और देख लीजिए आप, sin 37 की वैल्यू और cos 37 की वैल्यू। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ये याद रखिए आप। ठीक है, इसको हम आपको कई बार बता चुके हैं, आपको ध्यान रखना होगा। आगे sin 37 की वैल्यू 3/5 प्लस n इज इक्वल्स टू 50, ये आ गया, 5 10 जा 50, 10 3 जा 30, तो प्लस n इज इक्वल्स टू 50। अब इसको इधर भेजेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ये आ गया। ठीक है, यानी कि अभी हम n की वैल्यू निकाल पाए हैं कि ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है 20 न्यूटन के बराबर। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स, तो F की वैल्यू क्या होती है म्यू एन होती है, म्यू की वैल्यू है 0.1, n की वैल्यू कितनी आ गई है 20, तो ये 20, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 न्यूटन। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू आ गई है वो 2 न्यूटन आई है, मतलब ये 2 न्यूटन आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ज़रा आगे देखते हैं अपन ये हटाते हैं। हाँ जी, ये 50 है, cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, 5 10 जा 50, 10 4 जा 40 न्यूटन। मतलब अगर देखा जाए तो आगे की तरफ 40 न्यूटन लग रहा है और पीछे की तरफ 2 न्यूटन लग रहा है। और आपको भी पता है कि अगर आप इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये ब्लॉक इधर की तरफ ही मूव करेगा। हम मान लेते हैं कि एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, हम ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद, अब अगर बात करें हम कि एफ नेट, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है ma। अब एफ नेट का मतलब क्या है कि ये माइनस ये, हाँ बिल्कुल, एफ नेट का मतलब दिस माइनस दिस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो 40 माइनस 2 इज इक्वल्स टू मास कितना है 5 kg, तो 5 इंटू ए, इसमें से ये घटाएंगे तो 38 इज इक्वल्स टू 5a, यानी a इज इक्वल्स टू 38/5। ठीक है, इसको अगर कट किया जाए तो 7.6 आएगा, 7.6, हाँ ये आएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अगर इसके ऊपर ये सब चीज़ें फोर्स लगते हैं तो मतलब 50 न्यूटन का फोर्स अगर 37 डिग्री पे लगता है तो ये जो एक्सेलरेट करेगा वो 7.6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। देखिए किसी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पीछे हमने सारी चीज़ें देख रखी हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बेहतर है, इसके बाद वाला भी काफ़ी अच्छा है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा बढ़ने का मतलब कि
लेवल नहीं बढ़ेगा, लेवल तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन के तरीके बदलेंगे और हम उन क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो आप ज़रूर लाइक किया करिए, ठीक है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है। ये कुछ इस तरीके से दिया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो 37 डिग्री के एंगल पर है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है 5 kg। ये ब्लॉक है 5 kg का। अब आगे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके पैरेलल एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, वो लग रहा है 10 न्यूटन का, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जो ये सरफेस है इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट या फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है 0.2। कितना है? 0.2 ये दे रखा है। हमसे आगे ये पूछ रहा है ना कि एक्सेलरेशन बताइए कि ये ब्लॉक जो है वो किधर को एक्सेलरेट करेगा और कितना एक्सेलरेशन होगा, ये हमारे से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। पहली बार में नहीं होगा, लेकिन हाँ दूसरी बार में ज़रूर कर लेंगे, इतना तो हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इसका FVD बनाइए। FVD बनाने के लिए ज़रा आप समझिएगा, यहाँ पे इस फोर्स के बारे में अपन चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कंपोनेंट और नॉर्मल है उसके बारे में। तो अगर बात की जाए तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? 5G। 5G का मतलब क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन, ठीक है, इतना। इसका एक कंपोनेंट ये आता है और दूसरा कंपोनेंट ये आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स ना लगता तो ये नीचे की तरफ आता, और नीचे की तरफ किस कंपोनेंट के कारण आता है? इस कंपोनेंट के कारण आता है। इतनी बात ठीक है। अगर ये 37 है, आप सबको पता है कि ये 37 होगा। ये अगर 50 है तो ये कितना होगा? 50 cos 37, ये आ जाएगा। तो फिर ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 50 sin 37, ये आ जाएगा। तो इसको ला के यहाँ फिर से पहले बनाइए। तो अच्छा, एक चीज़ और, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये ज़रा इसको अलग से यहाँ बनाइए। तो हम देख रहे हैं कि एक कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ये दिख रहा है। ये आपका 50 है, ये 37 है, ये आपका 50 cos 37 है, ये फिर आपका दिख रहा है, ये देखिए 50 sin 37, ये दिख रहा है, और ये फिर आपको दिख रहा है नॉर्मल, ठीक है। इतनी बातें आपको दिख रही हैं। ज़रा इसकी वैल्यू निकालिए। तो 50 इंटू cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? 4/5, क्योंकि आप सबको पता है कि sin 37 की वैल्यू 3/5, cos 37 की वैल्यू जो होगी वो होगी 4/5, ये सबको ही पता है, ठीक है। नहीं पता है तो देख लीजिए, ये होता है। तो 10 बार में तो ये कितना आ गया? 40 न्यूटन, ये आ गया, ठीक है। तो ये 40 न्यूटन है। इसकी बात करते हैं तो 50 सॉरी, sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 दहाँ पे 50, तो 10 33, तो ये 30 न्यूटन। तो इधर की तरफ 30 और इधर की तरफ 40 न्यूटन, कुछ ये आ गया, ठीक है। एक चीज़ हम देख चुके हैं, अब इसको ज़रा हम हटाते हैं, ठीक है। इसको हम हटाते हैं और हटा के अब दूसरा हमें बनाना है, वो समझना है, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये और इसको हटाइए और फिर इसको भी हटा दीजिए, सब हट जाओ। अब देखिए फिर से एक फ्रेश फिगर आपको दिख रहा है ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसके पैरेलल हम ये फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर इसको आगे खिसकाया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। मतलब इसको हमने कुछ
वेक्टर है, शिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा दिखेगा आपको। अब ये बताइए, जब आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे, जब इस तरीके से आप फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक जाएगा किधर? ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लेके जाएगा। कभी कभी कंपोनेंट में डाउट होता है कि कंपोनेंट किधर को होगा, तो हम ये देखते हैं उस टाइम कि आखिर ये ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट या जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है उसके जाने की टेंडेंसी किधर की तरफ है। तो जिधर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी मतलब एक कंपोनेंट उधर लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट मतलब ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? इसी के जस्ट परपेंडिकुलर ना, मतलब ये होगा, इसी के जस्ट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब आगे ध्यान से समझिएगा जरा, mg का जो बना था ना, ये बनाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये बताइए कितना था? 37। कितना था? 37। तो ये और ये जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। हम बता रहे हैं आपको, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो अगर ये 37 है तो फिर ये कितना हो जाएगा? 53। फिर ये और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर ये 53 डिग्री तो ये कितना आएगा? 37 डिग्री। कितना आएगा? 37 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको लेके बना लीजिए या इसको लेके बना लीजिए, दोनों में से किसी को भी लेके अपना ये कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जान भी लीजिए, अगर 53 लेते हैं तो साइन 53 और कॉस 53, इन्हीं दोनों के बारे में आपको देखना होगा। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, यही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। तो अगर बात करें ये 10 है तो फिर ये 37 है, तो ये आपका आ जाएगा 10 कॉस 37। तो अब ये है तो इससे 90 डिग्री पे ये है, इससे 90 डिग्री पे ये है, इसके अपोजिट भी है। तो अगर ये कॉस है तो ये फिर क्या होगा? साइन, तो ये आ जाएगा 10 साइन 37 डिग्री। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका भी अपन ग्राफ अलग से FVD बनाते हैं। तो देखिए, एक तो ये रहा, देख लीजिए 10 न्यूटन। दूसरा आपका ये आपको दिख रहा है, ये कितना आपको दिख रहा है? 10 कॉस 37 डिग्री। एक आपको ये दिख रहा है, इससे 90 डिग्री पे ये दिख रहा है आपको, देखिए ये, और ये आपका है 10 साइन 37 डिग्री, ये दे रखा है। ज़रा इसकी वैल्यू देखते हैं। अगर इसकी बात करें तो 10 कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो 5 दूनी 10, तो 2 चौक को कितना आएगा? 8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। इसकी बात करें तो ये 10 साइन 37 की वैल्यू 3/5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के अपन एक FVD तैयार करते हैं। ठीक है, दोनों को मर्ज करते हैं, मर्ज करके उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, दोनों को जब आप मर्ज करेंगे तो यहाँ से इसको लीजिए, बारी बारी से बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये आप देखेंगे तो एक ये है, दूसरा आप देखेंगे तो सॉरी ये है, और एक आपका ये है, ये हो गया, और एक यहीं से आप देखेंगे तो नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल N हो गया। ठीक है, इसका ये बन गया, इसका वो बन गया, इसका बनाते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि एक ये है, लेकिन इसको बनाने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसकी नीड है अपन केवल वही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, आप रिप्रेजेंट कर लो, आप ऐसे कर लो। ठीक है, ये तो इसका एक कंपोनेंट तो ये चला गया है, इसका एक कंपोनेंट ये है, इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, और जो ये कंपोनेंट है वही कंपोनेंट ये है। अब सारे फोर्स को दिखाइए, ये 10 न्यूटन का था, हाँ बिल्कुल था। ये 37 डिग्री है, हाँ। ये 30 डिग्री है, हाँ ये है। अब पहले इसकी बात करते हैं। इधर की तरफ कितना है? 30 न्यूटन। इधर की तरफ कितना है? 30 न्यूटन। तो ये 30 न्यूटन है। ठीक है, देखो अभी हम फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल देख रहे हैं कि अभी तो बाद में देखा जाएगा ना कि फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा। वो तो डिपेंड करेगा कि जो ये ब्लॉक है मूव किधर कर रहा है,
या टेंडेंसी किधर मूव करने की है, ठीक है। ये 10 न्यूटन ऊपर लगा दिए तो ऐसा थोड़ा है कि ये ऊपर जाने लगेगा, अभी कंडीशन अपन चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नीचे की तरफ कितना लग रहा है, ये आपका लग रहा है 40 न्यूटन, तो एक तो 40 न्यूटन ये लग रहा है, ठीक है। और कुछ है ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल ये कितना था, ये 50 न्यूटन था, तो ये 50 न्यूटन ये है। तो अभी तो हम ये पूरा बना चुके, अब यहाँ आते हैं तो ये यानी कि ये आपका 6 न्यूटन ये रहा, ठीक है। अब एक आपका ये 10 न्यूटन ये रहा, अब एक और है 8 न्यूटन, तो ये रहा आपका 8 न्यूटन, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये सब अभी आप देख लीजिए। अब आगे की चर्चा करते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ लग रहा है 8 न्यूटन और नीचे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन। आप खुद सोच के बताइए ब्लॉक किधर मूव करने की टेंडेंसी में है। जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ही तो ब्लॉक मूव करेगा ना। तो हमने भले फोर्स ऐसे लगाया है कि ये ऊपर जाए, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नीचे की तरफ 30 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ 8 न्यूटन। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा ए से, ऐसा मान लेते हैं ए से। तो जब ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा तो अब बताइए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, अपोजिट लगता है ना। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट की तरफ, मतलब ये आपका लगेगा एफ, ठीक है। तो ये अब जाके क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके नहीं लगा देंगे कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लगेगा क्योंकि फोर्स हमने लगाया है। ऐसे नहीं, जब तक आपको रिजल्ट न मिले तब तक आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करिए और जिधर नेट फोर्स आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन फोर्स लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अपन सबसे पहले देखेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखने से पहले अपन नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे। तो नॉर्मल ये रहा और ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो n इज इक्वल्स टू 40 प्लस 6 यानी कि आ जाएगा 46 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? सॉरी 46 न्यूटन ये आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये होता है म्यू n। तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2। तो 0.2 इंटू 46 ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छके 12 और 2 चौको 8 एक 9 ये आएगा, इतने न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 9.2 न्यूटन आ गया। अब देखिए इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 9.2 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए एफ नेट की बात करें तो एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए होता है, ठीक है, एम ए। अब नेट फोर्स की बात करें तो नीचे की तरफ एक 30 न्यूटन है और ऊपर की तरफ 2 है, एक ये और एक ये। तो इसमें से इसको घटाएंगे बराबर एम ए। तो 30 माइनस, अब देखिए ऊपर की तरफ कितना है? 2, एक 8 है, दूसरा 9.2 है, इज इक्वल्स टू मास कितना है? 5 kg, तो 5A। अब देखिए 30 माइनस 9 8 17.2 बराबर 5A। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 7 तो 2 बचेगा, फिर 2 में से 1 तो 1 बचेगा, ठीक है। मतलब 12.8 न्यूटन बराबर 5A। तो अगर यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12.8 बटे में 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ कितने से? 12.8/5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का है, आप इसके ऊपर गुड लिख लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपका डाउट मतलब इसमें आप पूरी तरह कंफर्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो इसके आगे वाले पोर्शन में या आगे वाले लेक्चर में इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।